मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1016। तो चैप्टर का नाम है दिस इज ओटामा। कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है जहां हमें जोरो निंजा के कपड़ों में दिखता है और उसके साथ शिनोबु कैट है और दोनों स्पीयर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मंगा ब्लैक एंड व्हाइट में होता है तो मुझे लगा था कि अभी जो वॉर में जोरो का क्लोथ ग्रीन ही होगा, पर जो फैन कलर मंगा पेजेस आए उसमें जोरो का क्लोथ ब्लैक या डार्क ग्रीन है और हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने मिला जोरो ने अपना क्लोथ चेंज कर लिया है। अभी जोरो के क्लोथ का कलर ऑलिव ग्रीन या डार्क ग्रीन है तो डार्क कलर अच्छा लग रहा है जोरो पर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लावर कैपिटल में। सब लोग फेस्टिवल की सेलिब्रेशन में खुश है। टेंगोयामा हितेत्सु ओटोको को लेकर आया है फ्लावर कैपिटल में उसे फेस्टिवल दिखाने। तो टेंगोयामा बोलता है कि ये फेस्टिवल मनाया जाता है डेड को ऑनर करने के लिए। हम ये आग जलाते हैं और होप करते हैं कि हेवेंस तक ये आग दिखे। तो ओटोको बोलती है कि शायद डैडी को भी ये आग दिख रही होंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है ओटोको को देखकर। बेचारी रो भी नहीं सकती, अपने इमोशन जाहिर नहीं कर सकती, सिर्फ फोर्सफुली हंसती रहती है। उसके आंखों के सामने उसके फादर को कितनी खराब तरीके से ओरुची ने मारा है। और ओडा ने रीसेंट SBS में कंफर्म किया है कि ओटोको यासुई की एडॉप्टेड डॉटर है, रियल डॉटर नहीं है। फिर तेंगोयामा बोलता है कि आसमान साफ है तो वो जरूर देख पा रहे होंगे। तो मिंग्स सुलोंग फॉर्म से हट गए थे क्योंकि मून कवर हो गया था क्लाउड से। और अब तेंगोयामा ने कहा कि आसमान साफ है तो मिंग्स फिर से सुलोंग फॉर्म में जाने वाले हैं और सेकेंड राउंड होगा उनका। और मैंने लास्ट चैप्टर में कहा था कि इनुआराशी डिसएडवांटेज में है कि वो सुलोंग फॉर्म यूज नहीं कर सकता जैक के अगेंस्ट, बट अब वो भी सुलोंग फॉर्म में आएगा तो उसकी और जैक के हाइब्रिड फॉर्म में टक्कर की फाइट होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है CP0 एजेंट पर। वो लोग करंट इवेंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे लूफी की डिफीट सुनने के बाद भी अलायंस हार नहीं माने। मुझे ये नहीं समझ रहा मेयर्स क्यों वॉर की इंफॉर्मेशन CP0 एजेंट को दे रहे हैं। और उसके ही सामने CP0 एजेंट ने कहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि योंको मरे या अलायंस के लोग। तो ये चीज बाओहेंग ने एटलीस्ट किंग को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था कि CP0 एजेंट ऐसा बोल रहा है। और फिर एक CP0 एजेंट वॉर में लोगों की फिर से काउंटिंग करता है। चैप्टर 1003 में अलायंस के 5000 वॉरियर थे और 20 पायरेट्स 27000 थे और अलायंस तब तक अच्छी पोजीशन में थे। अलायंस ने अपने से 7.5 टाइम्स ज्यादा 20 पायरेट्स को डिफीट किया था। अब मेयर्स बताती है कि अलायंस में 3000 वॉरियर बचे हैं और 20 पायरेट्स में 24000 बचे हैं। तो 2000 अलायंस के लोगों ने 3020 पायरेट्स को ही डिफीट किया है, जो बहुत कम हो गया है लास्ट टाइम से। तो वॉर की शुरुआत हाई नोट पर हुई थी अलायंस के लिए, पर अब सिचुएशन शिफ्ट हो गई है 20 पायरेट्स की तरफ। पर आगे मेयर्स बताती है कि क्वीन की वजह से 4000 प्लेजरर्स और वेटर्स ने साइड शिफ्ट कर दिया है। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट क्वीन को नहीं दूंगा, इसमें चॉपर का भी हाथ है कि उसने सबको ठीक किया और वो देखकर भी वो लोग अलायंस की तरफ आ गए। अगर चॉपर उनकी मदद नहीं करता तो चांसेस ये था कि प्लेजर्स और वेटर्स न्यूट्रल हो जाते फाइट में, बट चॉपर की वजह से वो लोग अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी 20,000 20 पायरेट्स है और 7,000 अलायंस के लोग। और अभी तो कितने सारे गिफ्टर्स भी अलायंस की तरफ हो जाएंगे ओटामा के ऑर्डर के बाद से। मैं लास्ट चैप्टर में मोमोनोस्के के बारे में बोलना भूल गया था कि अब वो और शिनोबु गिर रहे हैं आइलैंड से। तो ये चांस है मोमोनोस्के का कि वो अपने ऊंचाई के डर से लड़े और ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके शिनोबु को बचाए। यही चीज मुझे लगा था मोमोनोस्के लूफी को बचाने के लिए करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो बाओहेंग को मोमोनोस्के के बारे में पता चलता है कि वो गिर गया है आइलैंड से, तो वो अनाउंस करने जाती है ये बात ताकि समुराई का फिर से मोरल डाउन हो जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है नामी और उसॉप पर और हमें पता चलता है कि जब नामी ने क्लाइमाटेक यूज की तब क्लाइमाटेक की पावर ज़्यूस से अदला बदली हो गई, क्योंकि क्लियरली ज़्यूस की बॉडी को हेरा ने खा ली थी तो सिर्फ उसकी सोल ही क्लाइमाटेक में गई है। और शायद अब ज़्यूस की सोल फ्यूज हो गई है क्लाइमाटेक के पावर से, इसलिए ही शायद ज़्यूस का अपीयरेंस ब्लैक बॉल जैसा था, या एक्चुअल में ज़्यूस की बॉडी क्लाइमाटेक में आ गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ, मुझे कमेंट्स में बताना। फिर नामी उसॉप का कन्फ्रंटेशन होता है बाओहेंग से, पर तभी पीछे से उल्टी आके उसॉप को फिर से हेडबट मारती है। फिर उल्टी ओटामा को पकड़कर बोलती है कि सब इसके वजह से हो रहा है, ये हमारे एलाइज को तुम्हारे तरफ ले जा रही है, इवन बिग मॉम को भी। तो उल्टी को लग रहा है कि ओटामा के पावर के वजह से बिग मॉम इन्फ्लुएंस हुई है और उल्टी पर अटैक की बिग मॉम ने। मुझे लगा था उल्टी और पेज 1 का काम खत्म हो गया है क्योंकि दोनों ने बिग मॉम का स्ट्रॉन्ग अटैक लिए थे, पर उल्टी फिर भी खड़ी है और उल्टी के पेट पर सिर्फ थोड़ा सा ही डैमेज है, खून बिल्कुल नहीं है।
अगर हम बिग मॉम का अटैक देखें उल्टी पर, तो बिग मॉम का अटैक आर पार गया था उल्टी के बॉडी से। फिर नामी उल्टी पर अटैक करने जाती है क्लाइमेटेक से, पर ज़्यूस काताकुरी के मोची पावर के जैसा बनकर निकलता है और उल्टी पर अटैक करता है। फिर ज़्यूस बताता है कि उल्टी की स्किन बहुत हार्ड है, बट इंटरनली इसने बहुत डैमेज लिया होगा मामा के अटैक से। फिर उसॉप ग्रीन स्टार अटैक यूज करके ओटामा को उल्टी के हाथ से निकालता है। फिर एक कॉमेडी सीन है जो मुझे फर्स्ट रीड में नहीं समझा, बट सेकंड रीड में हंसी आ गई। ज़्यूस नामी को बोलता है कि उसका न्यू नाम रखे, और नामी उसका न्यू नाम रखती है कॉटन। और ज़्यूस न्यू नाम सुनने के बाद वो नाम को कम्प्लीटली इग्नोर करके बोलता है, मैं ज़्यूस हूँ, नामी का राइट हैंड मैन। ये बात सुनने के बाद सांजी खुश नहीं होगा। नामी थंडरबोल्ट अटैक करती है, पर उल्टी डॉज करती है अटैक, पर ज़्यूस उस थंडर को मूव करके उल्टी पे लगता है और उल्टी फिर नॉकआउट हो चुकी है। जब से उल्टी इंट्रोड्यूस हुई है, उसने लूफी, यामाटो, नामी, बिग मॉम का अटैक ली है और अभी भी लड़ रही है। इससे ये समझता है कि जिम्बे, फ्रैंकी और नामी ब्रुक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा दूसरे टोबिरोपो के अगेंस्ट। और बाओ हुएंग ये देखकर शॉक हो जाती है, खुद के खुद में बोलती है कि उल्टी भी डिफीट हो गई है पेज 1 के जैसा। उसे पता ही नहीं था कि उसकी आवाज ट्रांसमिट हो रही है, और ये अनाउंसमेंट पूरे ओनिगाशिमा में होती है और इससे 20 पायरेट्स शॉक हो जाते हैं। फिर उसॉप ग्रीन स्टार डेविल अटैक से बाओ हुएंग को पकड़ लेता है और कहता है, ओटामा मुझे पता नहीं कैसे, बट ये अपनी आवाज को पूरे आइलैंड में ट्रांसमिट कर सकती है, तो तू अपना ऑर्डर दे। और तब ओटामा कहती है, दिस इज ओटामा। और इस पैनल में हमें क्वीन दिखता है और वो अभी भी झूम रहा है सांजी के लास्ट अटैक से, पर हमें सांजी नहीं दिखता इस पैनल में। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर सीन शिफ्ट होता है ओनिगाशिमा के टॉप पर। काइडो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके ऊपर आ चुका है और काइडो यामाटो को कहता है कि स्ट्रॉ हैट और ओडन का बेटा दोनों मर चुके हैं और तूने अपने शक्ल क्यों निकाल दिए, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से जा सकती है कभी भी? और फिर यामाटो बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ से जाऊंगी और लूफी के साथ सेल करूंगी तेरे को वानो से निकालने के बाद। लास्ट टाइम भी यामाटो ने कहा था लूफी को कि उसे उसके शिप पर सेल करना है, और ये सेंटेंस से कंफर्म हो गया है कि वानो के एंड में यामाटो ऑफिशियली स्ट्रॉ हैट की क्रू बन जाएंगी। फैंस में डिबेट था कि कैरेट या यामाटो दोनों में से कौन स्ट्रॉ हैट क्रू बनेगा। ओडा ने कैरेट को इतने टाइम से स्ट्रॉ हैट के साथ रखा है, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। पेड्रो रॉजर के शिप का क्रू बनना चाहता था पर बन नहीं पाया, और अब पेड्रो के मरने के बाद पेड्रो की विल एक तरह से कैरेट पूरी कर रही है, तो चांसेस है कि कैरेट भी फ्यूचर पायरेट किंग के क्रू का हिस्सा बन जाएंगी। पर्सनली मैं इतना कैरेट के कैरेक्टर से अटैच नहीं हूँ। यामाटो अभी इंट्रोड्यूस हुई है और मुझे अभी से वो अच्छी लग रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यामाटो और कैरेट दोनों अगर स्ट्रॉ हैट क्रू बनते हैं तो हमें 2 स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर मिलेंगे क्रू में, और यामाटो तो एज की इतनी स्ट्रॉन्ग है जो सेकंड कमांडर था, और अब ज़्यूस भी नामी के पास है, तो क्या हम ज़्यूस को भी स्ट्रॉ हैट क्रू में गिनेंगे? बट मैं नहीं चाहूंगा कि कैरेट और यामाटो के अलावा कोई न्यू कैरेक्टर अभी स्ट्रॉ हैट क्रू ज्वाइन करे। लेट्स बी रियल, हम फैंस जितना लूफी, जोरो, सांजी, नामी, उसॉप, फ्रैंकी, ब्रुक, रॉबिन और चॉपर को चाहते हैं, उतना हम कभी जिम्बे, यामाटो और कैरेट को नहीं चाहेंगे। डेफिनेटली ये तीनों अच्छे कैरेक्टर हैं, बट टाइम स्किप के पहले के कैरेक्टर्स की बात ही अलग है। अभी वन पीस लास्ट फ्यू आर्क्स पर है, इसलिए अभी न्यू कोई कैरेक्टर आया जो स्ट्रॉ हैट क्रू ज्वाइन करेगा तो हम उनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अभी फिर से चैप्टर पर आते हैं। जैसे यामाटो ने कहा कि वो काइडो को वानो के बाहर निकालेगी, तो काइडो का जवाब मुझे क्वेश्चन में डाल दिया। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी सेटल हो जाऊंगा, मैं इधर रह रहा हूँ क्योंकि वानो स्पेशल है। और ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में सवाल आए कि काइडो ने ऐसा क्यों कहा, क्या स्पेशल है वानो में? तो फैंडम में एक थियरी है, जिस आइलैंड पर रॉक्स डी जेबेक और रॉजर और गार्प की फाइट हुई थी, गॉड्स वैली जो गायब हो गया था मैप से, वो ओनिगाशिमा आइलैंड ही है, और काइडो ने वॉर के बाद इस आइलैंड को उठाकर वानो में ले आया। तो ये आइलैंड का कुछ रीजन होगा जिसके वजह से काइडो वानो में रह रहा है। पर मुझे और एक चीज लगता है, जैसा कुछ चैप्टर पहले काइडो ने जॉय बॉय का जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि उसे भी जॉय बॉय के बारे में पता है कि वो आएगा। और रॉजर ने ओडन से कहा था कि जॉय बॉय के आने से पहले वानो को ओपन करना, मतलब लाफ्टेल में उन्हें पता चला होगा कि जॉय बॉय वानो में आएगा कभी ना कभी, और ये बात शायद रॉक्स को भी पता होंगी और उसने कहा होगा काइडो को ये बात, और शायद गॉड्स वैली आइलैंड पर रॉक्स का रेस्टिंग प्लेस हो और काइडो ने वो आइलैंड ले आया वानो में, कि रॉक्स ने बोला होगा कि जब जॉय बॉय आएगा तब मैं भी आऊंगा।
और फैंडम में रॉक्स का कनेक्शन ब्लैक बियर्ड से जोड़ा जा रहा है। तो जैसे ओरिजिनल जॉय बॉय नहीं आने वाला बल्कि उसका विल लेके लूफी आया है, वैसे ही शायद रॉक्स का विल लेके ब्लैक बियर्ड आया है और ये बात काइडो को पता नहीं है। वो शायद उसके कैप्टन रॉक्स या जॉय बॉय के इंतजार में है वानो में। फिर काइडो उसके हाइब्रिड फॉर्म में आता है और कहता है, तेरा कोई चांस नहीं मेरे अगेंस्ट जीतने का, चुपचाप तू इस कंट्री की शोगन बन जा। तो यामाटो उसका जवाब देती है कि मैं तुझे हरा के रहूंगी। लूफी ही है जिसका इंतजार कोजुकी ओडन कर रहा है, मैं यहाँ तुझे बस रुका रही हूँ उसके आने तक। और काइडो कहता है, ये मत सोचना कि मैं इजी जाऊंगा तेरे पर यामाटो। और दोनों के बीच में क्लैश होती है और हाकी रिलीज होती हुई हमें दिखती है और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। तो सबसे पहले तो ये कहना है मुझे, इस चैप्टर में 2 हिंट मिले कि सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट राउंड तो अलायंस हार गए। तेंगुयामा से हमें पता चला कि स्काई फिर से क्लियर हो गया है, मिंग्स फिर से सुलोंग फॉर्म में जाएंगे और राइट नाउ 20,000 बीस पायरेट्स है और अलायंस में 7,000 वॉरियर। और ओटामा के ऑर्डर के बाद मुझे लगता है दोनों साइड के आर्मी एक हद तक बराबर लेवल में हो जाएंगी। और यामाटो ने कहा ना कि वो बस रुका रही है काइडो को लूफी के आने तक। तो जैसे लूफी आएगा राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा और काइडो सीधा उसके हाइब्रिड फॉर्म में चला गया है यामाटो के अगेंस्ट। इसके 3 रीजन है। एक तो यामाटो ने एस के अगेंस्ट फाइट की थी और फाइट ड्रॉ हुई थी, तो यामाटो सेकंड लेवल कमांडर की इतनी स्ट्रांग है तो वो होल्ड कर सकती है थोड़े टाइम के लिए काइडो को। दूसरा, यामाटो को काइडो का फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक पता है तो ये यामाटो के पास एडवांटेज है। तीसरा, अभी तक कंफर्म नहीं है बट लास्ट पैनल में क्लैश से लाइटनिंग रिलीज हो रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यामाटो भी एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर सकती है। और सरप्राइजिंग भी नहीं है क्योंकि वो काइडो की बेटी है। मैंने मेरे टाइप्स ऑफ हाकी के वीडियो में कहा था कि लीनिएज फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है कॉन्करर हाकी में, और मुझे लगता है यामाटो बहुत टाइम से एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर रही है। तो इन 3 रीजन की वजह से काइडो सीधा हाइब्रिड फॉर्म में गया है। और यामाटो के क्रू ज्वाइन करने के बाद स्ट्रॉ हैट क्रू का स्ट्रेंथ हायरार्की फिर से चेंज होने वाला है। जिनबे के ज्वाइन करने से पहले मेरी नजर में स्ट्रेंथ हायरार्की ये थी, लूफी, जोरो, सांजी, फ्रैंकी, ब्रुक, चॉपर, नामी, रॉबिन, फिर उसो। फिर जिम्बे ज्वाइन करने के बाद थोड़ा मॉन्स्टर ट्रियो चेंज हो गया है। जिम्बे ने भी एस के साथ फाइट में ड्रॉ किया था, तो जिम्बे स्ट्रेंथ में 2nd डिवीजन कमांडर इतना स्ट्रांग है। तो जिम्बे के बाद हायरार्की कुछ ये हो गई है, लूफी, जोरो, जिम्बे, फिर सांजी। मैं जोरो को जिम्बे से स्ट्रांग बोल रहा हूँ और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ कि जोरो जिम्बे से स्ट्रांग है। पर अब आते हैं सांजी पर। ये मेरी बात सांजी के फैंस को पसंद नहीं आई होंगी, बट एक बात समझो, जिम्बे 46 इयर्स का है, उसका प्राइम खत्म होने को आया है। सांजी 21 ईयर का है। सांजी स्ट्रेंथ में और ग्रो होगा और जिम्बे से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पर अब अगर यामाटो ज्वाइन होती है तो वो कहाँ बैठती है इस हायरार्की में। यामाटो और जिम्बे दोनों ने एस के साथ फाइट में ड्रॉ किए थे, तो स्ट्रेंथ वाइज दोनों सेम है। हाकी में मुझे लगता है अगर एडवांस कॉन्करर हाकी यामाटो के पास है तो ये प्लस पॉइंट है यामाटो के लिए, और प्लस उसका डेविल फ्रूट पावर, तो वो जिम्बे से डेफिनेटली स्ट्रांग है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट जोरो। जोरो ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो 1st लेवल कमांडर के इतना स्ट्रांग है काइडो और बिग मॉम से लड़ते वक्त। तो स्ट्रेंथ वाइज जोरो स्ट्रांग है यामाटो से, बट एडवांस कॉन्करर हाकी यामाटो के पास अगर है तो यहाँ पर यामाटो के पास एडवांटेज है। तो अभी तक के लिए मैं बोलूंगा ओवरऑल जोरो स्लाइटली स्ट्रांग है यामाटो से, बट आई एम प्रीटी श्योर जोरो और सांजी दोनों स्ट्रांग होंगे फ्यूचर में यामाटो और जिम्बे से। और लूफी के क्रू में वानो के बाद 4 कमांडर लेवल फाइटर होंगे, तो इससे स्ट्रॉ हैट्स इजीली स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स हो जाएंगे सुपरनोवा में से। और स्ट्रॉ हैट्स के क्रू की स्ट्रेंथ कंपेयर होंगी योंको के क्रू से। लूफी एक्चुअल में योंको के इतना स्ट्रांग नहीं है, बट ओवरऑल स्ट्रॉ हैट्स योंको के क्रू के इतने स्ट्रांग है। जैसे शैंक्स का बैलेंस क्रू है वैसे ही। ओवरऑल ये एक अच्छा चैप्टर था। सिचुएशन अलायंस की अच्छी होती जा रही है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी राय, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।